Hello students, this is your mentor Himani. I welcome you on my YouTube channel Bio with me. So as per last lecture हमने डिस्कस किया था लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स के बीच में, और उसी के बाद ऑन द वेरी फर्स्ट डे आई हैव टोल्ड यू कि इस चैप्टर को हम कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, राइट? तो उसी का आज हम सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं अपने इस एनसीईआरटी एनालिसिस सेशन में। ओके, एनसीईआरटी एनालिसिस, ठीक है। इस सेशन में हम बात करेंगे पार्ट बाय पार्ट उनके अंदर की ब्रीफिंग को कि किस तरीके से एक लाइफ प्रोसेस 4 फैक्टर से मिलकर बनी होती है। जैसे कि मैंने पहले भी डिस्कस किया था। पहला क्या था? न्यूट्रिशन। और इसी सेकंड पार्ट से हमें ये आइडिया मिल जाएगा कि व्हाट इज़ एक्चुअली न्यूट्रिशन। देन रेस्पिरेशन, विच इज़ अ वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑल्सो। उसके बाद डाइजेशन, then transportation and final excretion. Okay, so let's start, and for more updates stay connected with me. Okay, so let's begin. What are life processes? Actually life processes होते क्या हैं? The maintenance functions of living organism must go on even when they are not doing any particular thing. ठीक है, लाइफ प्रोसेस डजेंट मीन कि कोई भी चीज़ अगर रेस्ट में चली जाती है तो वहाँ पर उसकी प्रोसेस, उसका सेलुलर मेटाबॉलिज्म स्टॉप हो जाता है। वाई? बिकॉज दैट पर्सन और दैट थिंग विच इज़ लिविंग are not working at that time. It is not the way to correct what should be life process. Okay, even when we are just sitting class, even if we are just asleep, the maintenance job has to go on. ये maintenance job चलती रहती है। अब maintenance jobs का यहाँ पे मतलब क्या निकल के आता है? meaning of maintenance job कि सेल का रिपेयर, सेल इज रिपेयरिंग इटसेल्फ with the help of nutrition, whatever that cell wants. Next, modification according to age group, according to growth, according to environment, how body relies on. Clear? Some these maintenance processes are need to prevent damage and breakdown energy is needed for them. ठीक है, अब यहीं से कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं कि मेंटेनेंस प्रोसेस क्या होती है, वो तो बता दिया है, लेकिन मेंटेनेंस प्रोसेस उसके बाद कैसे अपना रोल प्ले करती है। मेंटेनेंस ऑलराइट। Maintenance processes are need to prevent the damage and breakdown energy is needed for them. किसी भी प्रोसेस को कराने के लिए या कोई भी प्रोसेस बॉडी में बाय इनवॉलेंट्री एक्शन होने के लिए एनर्जी की नीड होती है, और एनर्जी मिलती है तुम्हें फूड से। तो फूड इज़ द आउटसाइड सोर्स ऑफ द बॉडी। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। और यहीं पर ऑर्गेनिज्म की बारे में अगर बात करें तो दे आर two certain types of organism which we have discussed in our past lecture. What are that? That is one single celled, and next is multi celled. Okay, इन दोनों के बीच में तुम्हें मेजर डिफरेंस देखने के लिए ये मिलेगा कि
सबसे पहले मैं इनके बारे में एग्जांपल्स दे देती हूँ ताकि और इजीली आपको समझने में हो जाए। अमीबा, यहाँ पे आ जाता है ह्यूमन सेल। क्लियर? तो सिंगल सेल को अगर हम देखें ध्यान से, इसमें अमीबा है। अब सिंपली अगर हम बायो से हट के यहाँ पे सेपरेट हट के बात करें सिंपल जनरल चीज़ पर, तो कोई भी अगर चीज़ सिंगल सेल्ड है या सिंगल ब्लॉक से बनी हुई है, ठीक है, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी या ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली कम होगी, क्योंकि एज पर देयर साइज। ओके, नेक्स्ट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑर्गेनाइज्ड होगा या फिर सिंपली हम कह सकते हैं इनडायरेक्ट या डायरेक्ट भी हो सकता है। तो वो क्या होगा? वेल ऑर्गेनाइज नहीं होगा, सिंपली वो क्या होगा? डायरेक्ट भी हो सकता है। और यहीं से मोड ऑफ न्यूट्रिशन से आपको पता चलेगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूज़न। ये क्या होगा? यहाँ पे डायरेक्ट होगा। वाई डायरेक्ट? बिकॉज दिस single celled organism do not have multiple of layers as a barrier to protect from outer environment, right guys? So there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of the organism which we all call food, ठीक है, उसी को हम food बोलते हैं, to inside the process अभी commonly called nutrition। क्या बोलते हैं हम इसको? न्यूट्रिशन। अभी मैं आपको इस चैप्टर को इतने पार्ट्स में डिवाइड करके, स्पेशली ये दो जो मेजर सब टॉपिक्स आए हैं, इनको इतना डिस्क्राइब करके क्यों बता रही है? बिकॉज ऑफ द क्वांटिटी एंड द क्वालिटी वी हैव इन दीज टू पैराग्राफ्स, इन दीज टू सब टॉपिक्स पैराग्राफ्स, ठीक है। यहीं से आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। और मेरे इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने का मोटिव यही है कि मैं आपको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कराती चलूँ, ताकि आपको फील ना हो कि बायोलॉजी इज़ अ टफ सब्जेक्ट, हैव अ लॉट ऑफ टर्मिनोलॉजीज एंड डिफ़िकल्ट टू ग्रैस्प इन द मेमोरी। ऑलराइट, तो जैसे जैसे आप इनको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हुए चलोगे और हर पार्ट का मीनिंग समझते हुए चलोगे, तो ये इजीली आपको समझ में आनी शुरू हो जाएगी और उसका बेसिक नेचर समझ में आना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूँ कि न्यूट्रिशन एक्चुअली है क्या, तो हम जस्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बता देते हैं कि न्यूट्रिशन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, विच वी टेक। अब न्यूट्रिशन के अंदर कितने कितने पार्ट्स आते हैं, अगर वो किसी को पूछें तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट होती है। ऑब्वियसली कन्फ्यूजन क्रिएट होगी अगर आप उसको एज अ बुकिश लेवल पढ़ रहे हैं। ट्राई टू बी इन्वॉल्व योर सेल्फ इन लॉजिकल थिंग्स, ओके। जैसे कि अगर न्यूट्रिशन की मैं बात करूं, तो न्यूट्रिशन यहाँ पर लेट मी इरेज ऑल, ठीक है। न्यूट्रिशन भी हमें मिलता है फूड से, और फूड के कुछ होते हैं कंपोनेंट, ठीक है। न्यूट्रिशन मिलता है हमको फूड से, और फूड के होते हैं कुछ कंपोनेंट्स ऑफ फूड। वो क्या क्या हो जाएंगे? वो भी इनसॉल्युबल और सॉल्युबल बेस पर होते हैं, वो थोड़ा सा लेवल हाई हो जाएगा। मैं आपको सिंपली बताती हूँ। नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, ओके। इसमें भी कार्बोहाइड्रेट 3 पार्ट में डिवाइड होता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड और ट्राइसेक्राइड, सॉरी, ओके। सेकेंड हम बात करेंगे इस पर फैट्स, प्रोटीन्स, डी विटामिन्स, ई मिनरल्स, ओके बच्चों। यहाँ पर लास्ट फैक्टर हमारा आता है एक
लास्ट आता है 2 more लास्ट, वाटर एंड roughage too. What is roughage? I think you have studied in class 7 कि roughage होता क्या है. roughage इन जनरली सेलुलोज कंपोनेंट होता है जो कि हमें हमारी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में देखने के लिए मिलेगा, लाइक कोकुम्बर, ओके, रॉ फ्रूट विच आर हैवीली कंसिस्ट ऑफ सेलुलोज कंपोनेंट. ठीक है, वो डायरेक्टली हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं और एब्जॉर्प्शन होने के बाद वो एज इट इज़ एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं थ्रू आवर बॉडी. ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट कम टू द टॉपिक. ठीक है, एनर्जी की नीड होती है. उसके बाद अब एनर्जी के बाद में फूड का ब्रेकडाउन होना बहुत ज़रूरी है. और जैसे ही फूड का ब्रेकडाउन होगा, फूड के ब्रेकडाउन के बाद प्रोसेस शुरू होती है केमिकल रिएक्शन, और उस केमिकल रिएक्शन को हम यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट के नाम से जानते भी हैं. वाई? बिकॉज यहाँ पे मैंने आपको फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर बताया था कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके हम चलेंगे लाइफ प्रोसेस चैप्टर को. फर्स्ट पार्ट विल बी प्लांट्स एंड सेकेंड पार्ट विल बी एनिमल्स. अभी यहाँ पे हम प्लांट्स के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे. ठीक है, हाउ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस इज़ हैपनिंग देयर, ओके. और उसके बाद हम बात करेंगे रेस्पिरेशन की, तो वहाँ पर एज वेल एज हम न्यूट्रिशन के फैक्टर को डिस्कस करेंगे. हाउ ग्लूकोज इज़ ब्रेकिंग डाउन इटसेल्फ इनटू व्हाट काइंड ऑफ बाय प्रोडक्ट्स एंड गिविंग अस एनर्जी. And that is the main source where maintenance process is being repaired, being occurred in our body, and how the body react. Okay. Since the life on earth depends on the carbon based molecule. Okay. अब यहाँ पे आपका इंटरेस्टिंग टॉपिक निकल के आता है कि हमारी जो अर्थ है वो डिपेंड किस पर है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल. ओके, व्हाट इज़ कार्बन. ठीक है, कार्बन इज़ जस्ट अ क्या है, चलो आप मेरे को इसको कमेंट्स में बताना. मैं आपको अब ज़्यादा भी डिस्कस नहीं करती आपके साथ. कुछ मैं पढ़ाते वक्त ही बीच में ऐसे पॉइंट्स डिस्कस क्या करूँगी जो एज आपके लिए होमवर्क रहा करेंगे. ठीक है, इससे क्या होगा, आपके पास भी ये थोड़ा सा क्यूरियोसिटी और पॉइंट्स कलेक्ट हो जाएंगे कि आखिरकार ये चीज़ उसी बुक में क्या होती है. ठीक है, हर बुक में कुछ पॉइंट ऐसे दिए होते हैं जो आपको एक जगह से कनेक्ट करके दूसरी जगह ले जाते हैं. एज वेल एज दिस इज़ अ चैप्टर 4 ऑफ योर क्लास 10th बुक. ठीक है, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. ऑलराइट, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पर ही हमारी अर्थ पर जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो प्रेजेंट हैं. Most of these food sources are also carbon based. Depending on the complexity of the carbon sources, different organisms can then use different kinds of nutrition processes. ठीक है, अभी यहाँ पर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट्स की स्पेशली. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट प्लांट्स में देखने के लिए मिलेगा. ठीक है, हाउ वो बाद में डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर एनिमल्स के सोर्स में बात करें तो कार्बोहाइड्रेट इन जनरल हमारे फूड में प्रेजेंट होता है. और कार्बोहाइड्रेट इज अ काइंड ऑफ शुगर. और शुगर को हम अगर जनरली देखें तो उसको ग्लूकोज के नाम से जाना जाता है. व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? आई नो यू ऑल नो वेरी वेल. ठीक है, व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज? द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज इज C6 C6H12 और 6. दिस इज़ द फॉर्मूला. अगर मैं केमिस्ट्री के एस्पेक्ट से बात करूं तो यहाँ पर आपको C का मतलब समझ में आ रहा होगा. C इज़ हियर कार्बन. हाइड्रोजन समझ में आ रहा होगा, H4 हाइड्रोजन. और O4 समझ में आ रहा होगा, O4 ऑक्सीजन. Am I clear students? Hope so. तो इसमें अभी हमने पढ़ा है कि सिंस लाइफ
ऑन अर्थ डिपेंड्स ऑन कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल। कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल पर ही हमारी लाइफ डिपेंड होती है। और ये लाइफ कैसे डिपेंड होती है? बिकॉज ग्लूकोज इज द मेजर फैक्टर विच रिप्रेजेंट्स हाउ आवर बॉडी फंक्शंस। ठीक है, तो ये बहुत मेजर फैक्टर होता है ग्लूकोज। और यहीं पर हमें इसके कुछ क्लू देखने के लिए मिल जाते हैं कि हमारी जो अर्थ पर लाइफ है वो कितनी हद तक कार्बन बेस्ड है, राइट। दे आर नीड टू बी ब्रोकन डाउन एंड बिल्ट अप द बॉडी। अब मैंने आपको फर्स्ट अभी कुछ इसी लेक्चर में डिस्कस करते हुए बताया था कि दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं, सिंगल सेल और मल्टी सेलुलर। ठीक है, तो उनके बीच में डिफरेंस जस्ट यही है कि जो सिंगल सेल है उनको अमाउंट ऑफ एनर्जी शॉर्ट फॉर्म में चाहिए और थोड़े थोड़े अमाउंट में चाहिए होती है। ठीक है, लाइक अमीबा। अमीबा इज अ ऑर्गेनिज्म विच कहाँ पर रहता है वो? दैट लोकेटेड और दैट जनरली सर्वाइव्स इन stagnant water or flowing water generally we can't say, but moreover stagnant water. What is stagnant water? The water which is just stopped somewhere। ठीक है, कोई रुका हुआ पानी होता है उसको हम स्टेगनेंट वाटर बोलते हैं। और उसी में जो वाटर बॉडीज़ में जो मिक्स होती है कुछ अननेसेसरी इम्प्योरिटीज थिंग एंड विच कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया, वायरस एंड समटाइम अमीबाज ऑल्सो। ठीक है, तो उसमें एक अमीबा नाम का सेल होता है विच इज़ सिंगल सेल्ड। ठीक है, वो डायरेक्टली ही अपनी न्यूट्रिशन के प्रोसेस को लीड करता है, राइट। तो जनरली वहाँ पर नीड नहीं होगी कि वो छोटे छोटे फूड का ब्रेक डाउन करे और उसको एसिमिलेट करे, उसके बाद एक्सक्रीट आउट करे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करे। लेकिन जब बात करें हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की, तो वहाँ पर छोटे छोटे पार्ट्स में फूड को ब्रेक डाउन होता है। देन उस ब्रेक डाउन में भी जो फूड के अंदर कंपोनेंट्स मिक्स हैं लाइक कार्बोहाइड्रेट, फैट, ये अपने में भी टूटते हैं। लाइक कार्बोहाइड्रेट तुम्हारा ग्लूकोज है, ग्लूकोज टूटेगा। ठीक है, उसके बाद अगर फैट है तो फैट किस में टूटेगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। किस में टूटेगा? फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। मैं आपको यहाँ पे लिख कर भी साथ के साथ समझाती रहूँगी ताकि चीज़ें और अच्छे से क्लियर हो जाएं। फैट किस में टूटेगा? यहाँ पर फैटी एसिड, हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। और ये काम, कौन सा काम? जो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं इनको ब्रेक डाउन करने का काम हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन अच्छे से निभाता है, ये करता भी है। ठीक है, खाली टीथ्स का ही वर्क नहीं है कि वो फूड का ब्रेक डाउन करे, क्योंकि अगर इन जनरल हम देखें तो यहाँ ब्रेक डाउन का मतलब निकल के आ रहा है चीज़ों को तोड़ना, यानी कि खाने को, न्यूट्रिशन को, फूड को तोड़ना, ताकि हमें एनर्जी अच्छे से मिल सके। ठीक है, और इसीलिए बोलते हैं कि खाने को हमें आराम आराम से चबा चबा कर खाना चाहिए। वो इसीलिए ताकि एनर्जी की फॉर्म हमारी बॉडी में सही से स्टोर होती रहे। टीथ का यहाँ पर जनरली काम हो गया है कि वो जस्ट अपने 4 टाइप्स ऑफ टीथ से उस खाने को तोड़ेगा। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीथ, यही मैं आपको डिस्कस करती रह चलती हूँ, क्योंकि ये एकदम से इतना आसान नहीं होता है कि पिछले वाले क्लासेस का या फिर पिछले क्लासेस का हम एक तरह से सारी चीज़ों को याद कर रख पाएँ। लेकिन मैं आपको यहीं से इजी करती चलूँगी सब चीज़ों को। जैसे कि टीथ के कितने पार्ट होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ टीथ्स? अब इसमें ये नहीं कह सकते कि पर पर्सन अलग टाइप के टीथ होंगे, यहाँ पर ये पूरे टीथ का ही सेट है और इसी में ये 4 पार्ट डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड लास्ट वन इज फोर्थ पार्ट। ठीक है, 4 टाइप की टीथ हम यहाँ बता रहे हैं। सबसे पहले हम बोलते हैं इसको इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर,
एंड मोलर। यहीं से आपको एक एडिशनल चीज़ मैं बता रही हूँ, डेंटल फॉर्मूला। व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? इट इज़ इम्पोर्टेंट टू फाइंड number of teeth a particular person have according to their types. That means how many molars you have. It means how many premolars you have. Premolars, molars, and this is how many canine you have, and this is how many incisors you have. Sorry, ये मिस्टेक हो गई स्टूडेंट्स थोड़ी सी, ये एक सेकेंड, ये यहाँ पर प्रीमोलर ऑलरेडी है ही, ठीक है। यहाँ पर ये आ जाएगा आपका, एक सेकेंड, कैनाइन, ये हो जाएगा आपके इंसीजर्स, ठीक है। आई होप आई एम गेटिंग क्लियर टू यू ऑल। डिफरेंट काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेसेस, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कार्बन सोर्सेज। अगर मैं सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो उनके पास एज सच कोई हैवी कार्बन सोर्सेज नहीं होते हैं कि उनको बार बार चीज़ों को ब्रेक डाउन करना पड़े। दैट्स वाई दे जस्ट सिंपली टेक देयर ओन फूड थ्रू प्रोसेस ऑफ डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न की प्रोसेस होती है, उससे वो डायरेक्टली अपना सोर्स कंप्लीट कर लेते हैं फूड का। लेकिन अगर बात करें हम ह्यूमंस की, ठीक है, ह्यूमन के केसेस में क्या होता है, वी हैव वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर बाय बिकॉज वी आर मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म एंड आवर सेल आर द टाइप ऑफ यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। हमारी एनिमल सेल होती हैं, ठीक है, लेकिन वो भी यूकैरियोटिक होती हैं। अब व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स? मेजर डिफरेंस बिटवीन these two terms, prokaryotes which have false karyon like false nucleus do not consist organized structures, organized organelles, but have their own mechanism to for survival of any kind of organism. लेकिन अगर बात करें यूकैरियोटिक सेल की तो दे हैव ट्रू कैरियन मीन्स यहाँ पे हो जाता है ट्रू न्यूक्लियस। ऑलराइट, the outside sources of energy could be quite varied since the environment is not under the control of the individual organism. These sources of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted into a uniform source of the energy can be used for the various molecular movements needed for maintaining life structures as well as the kind of molecules coordinates to grow. अब जैसे जैसे मैंने आपको बताया धीरे धीरे चीज़ें वहीं से निकल के आ रही हैं सीधी सी, ठीक है। क्या निकल के आ रही हैं कि हर ऑर्गेनिज्म को उसकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम की ज़रूरत होती है और वो सिस्टम काफ़ी हद तक इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। हाउ? अगर कोई भी अमीबा एक स्टेगनेंट वाटर में है और वो वाटर एज अ 28 और 30 डिग्री सेल्सियस पे वर्क कर रहा है तो वहाँ पर उसकी प्रोसेस बहुत जल्दी कवर हो जाएगी। लेकिन अगर वही पानी एक ऐसे टेम्परेचर पे है जो टेम्परेचर 8 पर डिग्री पर है या 9 पर है या 10 पर है, जस्ट बिलो 15, तो वहाँ पर क्या माहौल होगा? कोल्ड का होगा। क्या सिचुएशन होगी? वहाँ कोल्ड की सिचुएशन होगी। और ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? जो मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज़ चल रही होंगी, हालांकि उसमें इतनी फास्ट मॉलिक्यूलर एक्टिविटीज चलेंगी क्योंकि वो सिंगल सेल्ड है, ऑलरेडी सिंगल सेल्ड, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा? प्रोसेस बढ़ जाएंगे स्लो,
वाई प्रोसेस विल बी स्लो? बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर, बिकॉज ऑफ द इन्वामेंटल फैक्टर। ये इन्वामेंटल फैक्टर काफ़ी हद तक हमारी बॉडी पर, हमारे सिस्टम पर, हमारे ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आउटसाइड द इसको हमने कवर कर लिया है। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन बॉडी नेसेसरी, और इसके लिए हमारी बॉडी को एक केमिकल रिएक्शन की ज़रूरत होती है। सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन, माइंड इट, ठीक है। सीरीज से ये होती है हर केमिकल रिएक्शंस की। इसका मतलब ये नहीं है कि हमारी टीथ का कुछ काम था, उन्होंने वो किया, बात ख़त्म, चलो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टमक का काम क्या होगा कि वो पेप्सिन रिलीज़ करेगा। पेप्सिन रिलीज़ करने के बाद क्या होगा, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करेगा, तो यहाँ पे बात ख़त्म। इतना ही सब नहीं होता है। सबसे पहले तुम्हारा जो वर्क करेगा, मैं जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको भी यहीं पे इलेबोरेट करती चलूँगी ताकि चीज़ें रिलेट हो पाएँ, ठीक है, क्योंकि रिलेट होना काफ़ी ज़रूरी होता है, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, टीथ की, ठीक है। वी नो, काम कर दिया इसने अपना, ठीक है। उसके बाद करेंगे स्टमक की। हालांकि इस बीच में जो इसोफेगस आता है, जिसको हम बोलते हैं फूड पाइप, फूड कैनाल, उसका भी रोल यही होता है कि वो फूड को पास ऑन करने में हेल्प करता है, राइट। स्टमक के बाद साइड से ही वो जाएगा तो वैसे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। लेकिन यहाँ साइड से उसको हेल्प कौन करेगा, लीवर, और लीवर की हेल्प कौन करेगा, गॉल ब्लैडर, कौन, गॉल ब्लैडर। और गॉल ब्लैडर के साथ में यहाँ हेल्प करेगा, सॉरी, इधर लीवर की पैरेलली काम कर रहा होता है पेनक्रियास, और ये अपने पेनक्रियाटिक जूस और ये इधर अपना बाइल जूस सारा स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू यहाँ पर स्टोर करवाते रहते हैं और प्रोसेस को लीड करते हैं। और व्हाट काइंड ऑफ प्रोसेस, द प्रोसेस इज एट दैट टाइम इज़ हाउ फूड नीड टू बी डाइजेस्ट, ठीक है, ताकि वो हमें अच्छे से एनर्जी प्रोवाइड कर सके। बिकॉज द अल्टीमेट रिजल्ट वी वांट इज़ हाउ वी गेट एनर्जी, ठीक है। एनर्जी हमें मिले कैसे, ये हमारा अल्टीमेट सॉल्यूशन, अल्टीमेट रिजल्ट हमें यही चाहिए होता है कि हमें एनर्जी किस फॉर्म में मिले कि वो अच्छे से स्टोर रह पाए और बॉडी के साइज़ के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी उसको ग्रैस्प कर पाए, राइट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसको लेकर के, द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ द एनर्जी क्वाइट बी वेरिड। और आउटसाइड सोर्स क्या होते हैं, वेरी कर सकते हैं, किसके लिए, हर बॉडी के लिए अलग अलग से। जैसे कि प्लांट्स की अगर बात करें, प्लांट्स के लिए अलग काम होगा, ठीक है, एनर्जी को ग्रैस्प करना, एनर्जी फॉर्म करना, ठीक है। और फॉर दिस सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन in the body are necessary. Oxidizing reducing reactions are some of the most common chemical means that break down molecules. Oxidizing reducing reactions are some of the most common chemical means to break down the molecules. ये रिएक्शन ऐसी होती है जहाँ पर हमारे कार्बन मॉलिक्यूल्स ब्रेक डाउन होते हैं, ठीक है, सॉरी कार्बन एटम्स ब्रेक डाउन होते हैं और वो छोटे छोटे, सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक कर रही हूँ, लेट मी करेक्ट अगेन, जो हमारे कार्बन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको ब्रेक डाउन करते हैं छोटे छोटे पार्ट्स ऑफ एटम्स में, और वो छोटे छोटे पैकेट्स क्या देते हैं हमें, एनर्जी, क्या देते हैं वो हमें, एनर्जी, ठीक है। तभी तो हम खाना खाने के बाद क्या फील करते हैं, एनर्जेटिक फील करते हैं, दैट्स द रीज़न, ओके। नेक्स्ट, द प्रोसेस एक्वायरिंग oxygen from outside body and use it in process break down the source of the cellular needs is what is called respiration, और इसी को हम आपको बोल देते हैं respiration, ठीक है। अभी जो हमने ऊपर पढ़ा था वहाँ पर क्या समझ में आया था, हमें न्यूट्रिशन के बारे में समझ में आया था, कहाँ गया टॉपिक, कॉमनली कॉल्ड इज न्यूट्रिशन, ठीक है। यहीं से आपको छोटे छोटे
क्लू मिल जाएंगे कि इस नेक्स्ट प्रोसेस में होने वाला क्या है. इन द केस ऑफ single celled organism, no specific organ for taking in food, exchange of gases, removal of the wastage may be needed because the entire surface of the organism is in contact with the environment. अब मैं जो आपको अमीबा का एग्जांपल बार बार दे रही थी, वैसे क्यों? क्योंकि एक तो सबसे पहला फैक्टर ये सिंगल सेल्ड है, दूसरी बात वो डायरेक्ट कांटेक्ट में है इन्वायरमेंट के. क्या हमारी बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में है इन्वायरमेंट के? नहीं है. लेकिन आपके मन में सवाल आया कि हम तो डायरेक्ट कांटेक्ट में हैं, कैसे? डायरेक्ट कांटेक्ट में कैसे हैं कि हम इजीली हीट को भी फील कर सकते हैं, हम एयर को भी फील कर सकते हैं, ठीक है, जो हवा चलती है. तो यहाँ पे ये क्वेश्चन ऐसे क्यों बोल रही है मैम कि हमारी बॉडी डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं है? देखो यहाँ पे मैं इसलिए ऐसे बोल रही हूँ कि हमारा डाइजेशन अगर हो रहा है तो वैसे तो है नहीं स्टमक को हम बाहर निकाल के देख रहे हैं कि हाँ कितने अच्छे से हो रहा है. ऐसे तो है नहीं अपने लंग्स को देख रहे हैं, अच्छे लंग्स की थोड़ी सफाई कर देते हैं, बहुत गंदगी हो रही है, ठीक है, वैसे तो होता नहीं है. यहाँ पर अगर हम बात करें सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की, वहाँ पर डायरेक्टली ऐसे होता है, उनकी प्रोसेस थ्रू इन्वायरमेंट ही चल रही होती हैं. लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर बॉडी के बारे में बात करें तो डिज़ाइन वहाँ पे हमारी बॉडी का होता है कॉम्प्लेक्स. वहाँ पे चीज़ें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होती हैं, तो वहाँ पे सिंपली हमें डिफ्यूज़न की हेल्प से अपनी सेल्स में मेटाबॉलिज्म क्रिएट कराना पड़ता है. और हमें नहीं कराना पड़ता, आवर बॉडी इज़ वेरी स्मार्ट देन आवर ब्रेन. अगर जितना हम अपना दिमाग चलाते हैं उससे ज़्यादा हमारी बॉडी समझदार होती है, ठीक है. तो वो किसी भी इंसान के साथ भेदभाव ऐसे नहीं करती है कि नहीं ये बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है तो उसकी बॉडी में डिफ्यूज़न नहीं कराएंगे, ठीक है, या फिर ये अच्छे से मैनर्स नहीं रखते हैं अपने पास में और काम नहीं करते हैं अच्छे से, तो इनकी बॉडी में हम जो प्रोसेस अच्छे से चलती है वो ना करा कर बेकार चलेंगे. वो बात अलग है कि आप अपनी बॉडी को कैसे ख़राब कर रहे हैं, वो पॉइंट इस बात में नहीं है, ठीक है. Thus the simple diffusion will not meet the requirement of all the cell, ठीक है. In multicellular organism all the cell may not be direct contact with the surrounding environment, thus the simple diffusion will not meet all the cells. यहाँ पर मैं आपको दो टर्म के बारे में बता देती हूँ. एक होता है ऑस्मोसिस, दूसरा होता है डिफ्यूज़न. सॉरी. ऑस्मोसिस जनरली हमें देखने के लिए मिलेगा जो एक्सटर्नल फैक्टर पे वर्क कर रहा है, ठीक है. जैसे कि सिंपल अगर एग्जांपल को देखा जाए, वी हैव ऑलरेडी रीड इन क्लास 9th कि अगर रेजिन है, ठीक है, ठीक है, रेजिन को मैं अगर रात में भिगोने के लिए रख देती हूँ बाउल में पानी में, तो आफ्टर सम टाइम या फिर एट द नेक्स्ट मॉर्निंग व्हाट विल आई सी कि वो स्वेलअप हो गया है, तो वो प्रोसेस ऑस्मोसिस हो जाएगी. वी कांट से दैट इज डिफ्यूजन. डिफ्यूजन इज द प्रोसेस विच अकर्स इन द सेल, बायोलॉजिकली सेल के अंदर हो रही है और वो किसी बॉडी के अंदर हो रही है. अब वहाँ पर ये क्वेश्चन तुम रेज नहीं कर सकते कि वो रीजन था वो भी बॉडी है. बेटा वहाँ पर ध्यान से देखो कि वो एक जैसे नॉन लिविंग काम कर रहा है. और नॉन लिविंग नहीं कहेंगे, उसको डेड कहेंगे, क्योंकि हमने वो पेड़ से पौधे से एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है. तो वहाँ पर उसको ऑस्मोसिस प्रोसेस नाम दे दिया है. लेकिन अगर बात करें हम अपनी बॉडी के अंदर तो उसे डिफ्यूज़न बोला. अमीबा में एक्चुअली हो क्या रहा था, डिफ्यूज़न की प्रोसेस हो रही थी. लेकिन हमारी बॉडी में डायरेक्ट उसको डिफ्यूज़न नहीं बोल सकते हैं ना. उसको हम अपनी बॉडी अगर देखें कि हमारी बॉडी कैसे एक्सचेंज करती है चीज़ों को, उसको बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है. एब्जॉर्प्शन थ्रू विलाई विच प्रेजेंट्स इन अवर स्मॉल इंटेस्टाइन. ओके. So we have seen previously how in multicellular organisms various body parts have specialized in the function they perform. We are familiar with the idea of these specialized tissues and with their organization, the body of the organism. It is therefore not surprising that the uptake of food and oxygen will also be functional as specialized tissue. However, this poses a problem since the food and oxygen are now taken up at one's place in the body of organism while the all parts of the body need them. The situation creates a need for transportation system, the carrying food and the oxygen from one place to another place. देखो आपने नोट नहीं किया होगा, लेकिन यहाँ पर हमें थर्ड क्लू भी मिल जाता है ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के बारे में भी. कैसे? अगर मैं अब कहूँ कि मेरी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, और एनर्जी कैसी ज़रूरत है कि मैं आँखें नहीं खोल पा रही हूँ, मुझे नींद आ रही है, मुझे पढ़ाई करनी है, लेकिन भूख भी लग रही है, सुस्ती छा रही है, लेजीनेस छा रही है, तो ऐसे में यह नहीं कि मैं खाना खाऊंगी और सिर्फ मेरी आंखों को ही एनर्जी देगा. वो क्या देगा? मेरी एंटायर बॉडी को एनर्जी देगा, ठीक है. गिविंग एंटायर बॉडी. एंटायर बॉडी को कैसे मिलेगी?
ठीक है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट लेक्चर आई हैव टोल्ड यू कि हमारी पूरी बॉडी की बिल्डिंग ब्लॉक या फिर फाउंडेशन, फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ आवर बॉडी इज सेल। ठीक है, तो ग्रुप ऑफ सेल्स क्या बनाती है, टिश्यू बनाती है, टिश्यू से हमारा ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। अब पूरा ऑर्गन यहाँ पे हम बात करें तो ऑर्गन्स क्या क्या होगा, ठीक है, ऑर्गन्स यहाँ पे क्या क्या होगा, लेट मी राइट। ऑर्गन यहाँ पे आई हो गई हमारी, ठीक है, फेस हो गया, पूरा ऑर्गन ही है ये, ईयर्स हो गए, ठीक है, एक एक ऑर्गन तुम ले सकते हो पूरी बॉडी का। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हमारी बॉडी में सिर्फ टीथ ने खाना खाया, मतलब टीथ से खाना पास होने के गए तो सिर्फ एनर्जी इसी पार्ट को मिलेगी। क्या मिलेगी, एनर्जी सिर्फ इसी पार्ट को मिलेगी। लेट मी ड्रॉ ए डायग्राम। जो टीथ वाला पार्ट है इसका मतलब यही नहीं है कि सिर्फ एनर्जी यहाँ तक ही जाएगी। उसके बाद जो नीचे इसोफेगस से लेकर के स्टमक वाला पोर्शन है वहाँ पे भी एनर्जी की नीड होगी। और ये एनर्जी कैसे फ़्लो करती है हमारी पूरी बॉडी में, ऐसा तो नहीं है कि हम पानी पी रहे हैं तो वो पूरी एनर्जी फ़्लो कर रही है। वो एस्पेक्ट अलग है कि हमारी इलेक्ट्रोलाइट्स हमारी बॉडी में वर्क कैसे करती हैं, लेकिन एनर्जी कैसे फ़्लो हो रही है हमारी पूरी बॉडी में वो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और दैट पॉइंट इज़ RBCs, that point is blood. Blood is the main source which transports our energy, which transport our oxygen in our whole body. हमारी पूरी बॉडी में ये क्या करता है, चीज़ों को फ्लो करता है। and this is why we feel energetic after taking our meal। ठीक है, क्योंकि मील लेने के बाद तुरंत रेस्पिरेशन की प्रोसेस चल रही होती है। अब इसमें ऐसा नहीं होता कि तो आप लोग खाना खा रहे हो, खाना खाते खाते अगर सांस ले रहे हो तो वो खाना अटक जाएगा, नो, बोथ हैव देयर ओन अदर पासेस। ठीक है, इसके लिए लैरिंग्स है, सॉरी ये लैरिंग्स हो गया, इधर फेरिंग्स हो गया। लैरिंग्स में हम क्या करेंगे, डायरेक्ट सांस भी लेते रहो खाना भी खाते रहो, लेकिन फेरिंग्स में हमारा फूड पाइप ही है, वो खाना इधर जाएगा। ये इसोफेगस दोनों को सेपरेट आउट रखती है। अगर लैरिंग्स वाली पाइप है तो उसको लंग्स से कनेक्ट करके रखेगी, और फेरिंग्स वाली पाइप है उसको रखेगी, इससे इसोफेगस से और डाइजेशन के प्रोसेस से कवर। और इन्हीं के बीच में हमारा क्या होता है, एपिग्लॉटिस। क्या होता है, एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस हेल्प करता है कि आपका कोई भी फूड का पार्टिकल अंदर ना जाए, किसके, विंड पाइप के अंदर। उससे क्या होता है, आपको हिकअप्स आते हैं, आपको जो उसको बोलते हैं कि अटक जाना खाना और खांसी आना, बहुत ज़्यादा कफिंग होना, वो इसी वजह से होता है। ऑलराइट, सो हम यहाँ पे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। एंड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म cells may not be direct contact with the surrounding environment, this simple diffusion will not meet। ट्रांसपोर्टेशन के तक हम चले गए थे ना, तो ट्रांसपोर्टेशन मैं आपको बताती हूँ। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम की ज़रूरत होती है, ठीक है, उसमें हम अपना मेन कंपोनेंट ब्लड लेके चलते हैं। देखो मैं आपको जिन 2 पैराग्राफ्स में बता चुकी हूँ, ठीक है, सब टॉपिक्स के पैराग्राफ में, सॉरी, उसमें सिर्फ और सिर्फ जस्ट क्लू दिए हुए हैं कि आप लोग नेक्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ोगे। ठीक है, तो वो आप इस चीज़ को ये नहीं समझना कि ये इतना शॉर्ट में ख़त्म कर दिया है। अभी आप अगर नीचे देखोगे तो इनके क्वेश्चंस हैं कुछ, ये क्वेश्चंस कहाँ से निकल के आए हैं, वो यहीं से निकल के आए हैं जो आप देख रहे हो कि इन 2 टॉपिक्स की कोई अहमियत भी नहीं है। ठीक है, अगर इन 2 टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ोगे भी नहीं तो आप इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं कर सकते। ये आंसर क्वेश्चंस इसीलिए दिए हुए हैं ताकि उन दोनों टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ा जा सके। एंड दैट्स वाई आई टेकिंग योर डेली NCERT एनालिसिस लेक्चर्स। ठीक है, क्योंकि NCERT को एनालिसिस करोगे तो ही कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे। ठीक है, मेरा ये पूरा बिलीव यही रहता है कि फर्स्ट यू रीड द बुक, देन यू अंडरस्टैंड एंड देन अप्लाई हाउ इट वर्क्स ऑन योर बॉडी, ऑन योर एजुकेशन, ऑन योर सिस्टम in which you survive। Okay, so okay, next, when chemical reaction use the carbon source and the oxygen for the energy generation, they create byproduct। देखो हर चीज़ का बाय प्रोडक्ट होता है, लाइक हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है। ठीक है, और वो समहाउ तुम्हारे लिए टॉक्सिक भी हो सकता है। लाइक मेरे को अगर सपोज़ करो एलर्जिक इन्फेक्शन है कुछ, ठीक है, मैं उसके लिए क्या ले रही हूँ, एंटीबायोटिक्स ली मैंने। ठीक है, एंटीबायोटिक लेने के बाद कुछ ऐसा असर होगा कि या तो मेरी बॉडी में, सॉरी, साइड इफ़ेक्ट्स यानी कि
क्या होगा, मेरी बॉडी में वो प्रॉब्लम तो ठीक हो गई है, लेकिन नेक्स्ट प्रॉब्लम शुरू हो गई है कि मेरे को जो नींद वाली प्रॉब्लम है, सॉरी स्लीप सिकनेस वाली, ये शुरू हो गई है कि मेरे को ना जो रात में जो नींद आती है वो सही से नहीं आती है। वो क्यों? क्योंकि मैंने हैवी अमाउंट ऑफ डोज ले लिया है। या फिर दूसरी बात कह सकते हो कि आपका हेयर फॉल होना शुरू हो गया है, एंड दैट ऑल आर रिलेटेड टू योर साइड इफ़ेक्ट, हाउ यू टेकिंग योर मेडिकेशंस। ठीक है, अब हर चीज़ का साइड इफ़ेक्ट होता है। अब इसका मतलब तो यह नहीं कि आप अपने आप को ठीक करना छोड़ दोगे। सेम एज इट इज़ हर चीज़ का बाय प्रोडक्ट भी निकल के आता है। जैसे कि आपका रेस्पिरेशन हुआ, रेस्पिरेशन में क्या हुआ, हमने इनहेल किया, एक्सहेल किया, फूड का ब्रेक डाउन हुआ, एनर्जी रिलीज़ हुई, उसके बाद फूड का ब्रेक डाउन एनर्जी रिलीज़ हुई, वो हमारी बॉडी ने यूटिलाइज़ की। अब कहीं ना कहीं वो बाय प्रोडक्ट बन करके हमारी सेल को वेस्ट ना कर दे, सेल को डैमेज ना कर दे, वो हम स्टोर कर देते हैं। कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में उस चीज़ को स्टोर करना शुरू कर देते हैं। हम नहीं करते, हमारी बॉडी ऑटोमेटिक उस चीज़ को करती है। ये मैं बार बार जो टर्म बीच में यूज़ कर देती हूँ वो जस्ट ऐसे ही, हाँ सॉरी फॉर दैट। तो ये डायरेक्टली उसको स्टोर करती रहती है, एंड एट द टाइम कम्स वी गेट रिफ्लेक्शन टू अवर माइंड वेयर वी फील, सॉरी माइंड नहीं ब्रेन, जहाँ पे हमें ये लगता है कि हमें इसको पास ऑन करने की ज़रूरत है, एंड वील एक्सक्रीट आउट इट। ऑलराइट, the situation creates a need to transport a system carry food oxygen from one place to another place in the body. When chemical reaction use the carbon source of the oxygen and the generation, they create byproduct that only useless for the cell but could be even more harmful. And this is what I am talking about. These waste products are therefore needed to remove from the body, discarded outside the process called एक्सक्रीशन, और इसी को हम ये बोल देते हैं एक्सक्रीशन। और इसको यहाँ पे हमने क्या बोला था? ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। उससे पहले क्या था? रेस्पिरेशन। और उससे भी पहले क्या पढ़ा था हमने? न्यूट्रिशन। ठीक है, वी कॉल्ड इट न्यूट्रिशन। लेट मी करेक्ट। Respiration. If you want this PDF, comment me in the comment section. Okay, make sure आप बता दें कि आप किस फॉर्म में चाहिए, तो मैं आप लोगों को ये डिलीवर कर दूँगी ऑन माई टेलीग्राम चैनल। ओके, ठीक है। आपको यहाँ तक मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। अगेन, इफ द बेसिक रूल ऑफ द बॉडी design in multicellular organism are followed, a specialized tissue for excretion will be developed, which means that the transporting system will need to transport waste away from the cell to the excreted tissue. अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर बात की गई है एक्सक्रेटेड टिश्यू की। excretory tissue. What is excreted tissue here? Excreted tissue is here our kidney system. लेकिन किडनी तो हमारा एक ऑर्गन है। ऑर्गन के भी अंदर क्या हो सकता है? मैंने क्या सीरीज पढ़ाई थी? सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन। तो इसका टिश्यू क्या होगा? छोटे छोटे नेफ्रॉन्स के पार्ट्स। क्या होंगे? छोटे छोटे नेफ्रॉन्स के पार्ट। नेफ्रॉन, वो नेफ्रॉन किससे बने होंगे? छोटे छोटे पार्टी, छोटे छोटे सेल से, छोटे छोटे सेल से। वो ग्रुप ऑफ सेल्स ने क्या बनाया? नेफ्रॉन बनाया। और नेफ्रॉन एक टिश्यू हो गया, टिश्यू से ऑर्गन बनाया। तो यहाँ पे जो एक्सक्रेटेड टिश्यू की बात कर रहे हैं वो हम किससे रिलेट कर रहे हैं इसको? नेफ्रॉन से। ठीक है, यही मेन सेल होती है जो
पूरे वेस्ट को एक्सक्रीट आउट करती है, डिस्कार्ड करती है बॉडी से, हार्मफुल टॉक्सिन्स को रिलीज़ करती है। ओके, आई होप आई एम क्लियर। कल हम डिस्कस करेंगे बच्चों क्वेश्चंस के बारे में भी, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको हम कल डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर and stay connected with me for upcoming lectures. Thank you.